नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरिया ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। इस समय हम लोग लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स और मूवमेंट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड में ड्रामा का इवोल्यूशन कैसे होता है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ड्रामा की ओरिजिन कहाँ हुई थी, कब हुई थी और किसने किया था। इवन हम लोगों ने बात किया था ट्रेजेडी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को एरिस्टोटल ने कॉइन किया है, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लैंड में ड्रामा का डेवलपमेंट कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है, कई बार एक से ज्यादा भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो सारे टर्म्स को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स आपको याद भी करा दूं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एलिजाबेथन प्लेस, यानी एलिजाबेथन एज के पहले किस तरह के ड्रामास लिखे जाते थे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके भी पहले हम लोग जरा बात कर लेते हैं एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड क्या है। तो हमको अच्छे से पता है एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड है 1558 से लेके 1603 है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं लेट 16th सेंचुरी ये किसका टाइम पीरियड होता है, एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड होता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एलिजाबेथन एज ड्रामा के लिए कल्मिनेशन पीरियड था। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथन एज में एक से बढ़कर एक ड्रामेटिस्ट थे। विलियम शेक्सपियर, ये किस एज से बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। बेन जॉनसन, इवन यूनिवर्सिटी विट्स जो कि 7 मेंबर्स इसमें होते हैं, वो सारे के सारे एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड फेमस प्लेस लिखे हैं जो आज भी उतने ही पॉपुलर हैं। तो एलिजाबेथन एज में तो ड्रामा बहुत अच्छे से लिखा गया। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं एलिजाबेथन एज के पहले, यानी हम बात करेंगे 14th और 15th सेंचुरी में किस तरह के ड्रामास लिखे जाते थे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो 4 तरह के प्लेस लिखे जाते थे। मिस्ट्री प्लेस लिखे जाते थे, मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस और इंटरल्यूड्स। ये 4 तरह के प्लेस जो है एलिजाबेथन एज के पहले लिखे जाते थे। मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस किस तरह के प्लेस होते थे, जरा हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस की ओरिजिन कहां से होती है, तो चर्च के लिटर्जी से होती है। ठीक है, लिटर्जी का मतलब होता है रिलीजियस सेरेमनी। तो चर्च में जो धार्मिक समारोह हुआ करते थे, वहां से मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस की ओरिजिन होती है। देखो, होता ये था, चर्च जो होता था उसमें जो क्लर्जी मैन होते थे वो खुद ही मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस को लिखते भी थे, उसको डायरेक्ट भी करते थे और मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस में एक्टिंग भी करते थे। यानी जो है मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस में बाहर के किसी भी एक्टर्स को अलाउड नहीं किया जाता था। गेस कर सकते हो कि मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस की थीम क्या हुआ करती थी, तो ऑफ कोर्स बाइबल हुआ करती थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस का जो उद्देश्य ये होता था कि बाइबल से रिलेटेड जो टीचिंग होती थी, ये क्लर्जी मैन जो है एक्टिंग करके, ड्रामा करके कॉमन पीपल को क्या करते थे, इम्बाइब कराने का काम करते थे। समझ में आ गया? और मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस कब फ्लरिश किया था, 14th सेंचुरी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज मुझे और यहाँ पे ऐड करनी है, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस की जो थीम है वो बाइबल से ली जाती है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उस डिफरेंस को आपको समझना है। मिस्ट्री प्लेस में क्या होता है, मिस्ट्री प्लेस की जो थीम होती है वो जीसस क्राइस्ट की लाइफ से जुड़ी हुई कहानियां होती हैं। ठीक है, यानी मिस्ट्री प्लेस में जीसस क्राइस्ट की लाइफ से जुड़ी हुई कहानियों को दिखाया जाएगा। और मिरेकल प्लेस में क्या होगा, मिरेकल प्लेस में जो है सेंट या सेंट के द्वारा जो चमत्कार किया जाता है उससे रिलेटेड स्टोरी मिरेकल प्लेस में दिखाई जाएगी। आप इसको याद कैसे करेंगे, तो बहुत आसानी से आपको याद होगा। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, और आजकल चमत्कार कौन कर रहा है, सेंट लोग कर रहे हैं, बाबा लोग कर रहे हैं, देख ही रहे हो आप लोग। तो ध्यान रखना, सेंट या सेंट के द्वारा जो चमत्कार किया जाता है उससे रिलेटेड स्टोरी किसमें दिखाई जाएगी, मिरेकल प्लेस में। अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस, ध्यान रखना, ये भी एक तरह का रिलीजियस ड्रामा होता है जो 15th और 16th सेंचुरी में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस में काफी पॉपुलर होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मोरालिटी प्ले ये भी जो है एक तरह की रिलीजियस ड्रामा होती है जो 15th और 16th सेंचुरी में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस में पॉपुलर होती है। आप ये सेंचुरी याद कर लेना कि मोरालिटी प्लेस किस सेंचुरी में लिखी जाती है, 15th और 16th सेंचुरी में।
और मिस्ट्री ऑफ मिरेकल प्लेस कब लिखी जाती है? 14th सेंचुरी में। मत भूलना, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। मॉरलिटी प्लेस में क्या होता है, इसमें एलिगोरिकल स्टोरी दिखाई जाती है और एलिगोरिकल स्टोरी दिखा करके क्रिश्चियन टीचिंग से संबंधित कोई ना कोई उसमें क्या दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एवरी मैन है। तो आपको बस एक सेंटेंस ध्यान रखना है, एवरी मैन शुड बी मॉरल। हर एक व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए। तो एवरी मैन शुड बी मॉरल, मॉरल से आपको याद करना है मॉरलिटी प्ले। तो एवरी मैन क्या है? मॉरलिटी प्ले है। अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरल्यूड। इंटरल्यूड क्या होता है? एक म्यूजिकल कंपोजिशन होता है और इंटरल्यूड का यूज किसी लॉन्गर कंपोजिशन या ड्रामा के बीच में किया जाता है। ध्यान रखना, इंटरल्यूड क्या होता है? एक म्यूजिकल कंपोजिशन होता है जिसको किसी लॉन्गर कंपोजिशन या ड्रामा के बीच में इंसर्ट किया जाता है। इंटरल्यूड एक शॉर्ट सिंपल प्ले होती है। ध्यान रखना, इंटरल्यूड जो है यूजुअली एक शॉर्ट सिंपल प्ले होती है और जिसका यूज जो है ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। ह्यूमर इंटरल्यूड की आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना। इंटरल्यूड के साथ एक वर्ड आपको याद रखना है, कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ को इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कॉमिक रिलीफ को भी किसी सीरियस वर्क जैसे ट्रेजेडी के बीच में इसको भी इंसर्ट किया जाता था। कॉमिक रिलीफ का यूज ऑडियंस के सीरियस मूड को लाइट करने के लिए किया जाता था। ध्यान रखना, कॉमिक रिलीफ क्या होता था? ये एक शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड होता है और वहीं इंटरल्यूड क्या होता है? ये एक शॉर्ट सिंपल प्ले होता है। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है पर दोनों का पर्पस सेम है। दोनों का पर्पस था ऑडियंस को एंटरटेन करना। इंटरल्यूड का बेस्ट एग्जांपल है फोर पीस, ये आपको ध्यान में रखना है। फोर पीस जो है हेहुड के द्वारा लिखा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे जो पी है, ये जो है फोर कैरेक्टर्स होते हैं और जिनका नेम पी लेटर से स्टार्ट होता है। और ये फोर कैरेक्टर्स होते हैं पामर, जो कि एक रिलीजियस पिलग्रिम यानी एक धार्मिक तीर्थयात्री था। दूसरा पार्डोनर, पार्डोनर चर्च में एक करप्ट क्लर्जीमैन हुआ करता था, जो व्यक्ति दूसरों से पैसे लेकर के उनके फॉल्ट या ऑफेंस को माफ करता था। तो ध्यान रखना, पार्डनर एक करप्ट क्लर्जीमैन था। फोर्थ कैरी, ये जो है फार्मासिस्ट था। और इसके अलावा जो है इन तीनों के बीच में कंप्रोमाइज कराने के लिए इसमें पेडलर रहता है। तो फोर पीस यानी पामर, पार्डोनर, फोर्थ कैरी और पैडलर। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तीन का नेम दे करके एक मिसिंग होगा और उसका नाम आपको बताना रहेगा। तो फोर पी से स्टार्ट होने वाले कैरेक्टर्स के नेम भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी, ध्यान रखना, एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जिसको इंग्लैंड में 1590 और 1630 के बीच में लिखा जाता है। 1590 1630 का मतलब आप क्या समझेंगे? देखो, एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड होता है 1558 से लेकर के 1603 होता है। इसके बाद जो है जैकोबियन एज आता है और इसका टाइम पीरियड होता है 1603 से लेकर के 1625। और इसके बाद जो है कैरोलिन एज आता है। कैरोलिन एज का जो टाइम पीरियड होता है 1625 से लेके 1649। 1590 का मतलब लेट एलिजाबेथन एज से जो है रिवेंज ट्रेजेडी को लिखा जाना प्रारंभ किया जाता है। और जैकोबियन एज में तो लिखा ही जाता है और कैरोलिन एज के बिगिनिंग में भी रिवेंज ट्रेजेडी लिखी जाती है। समझ में आ रहा है? तो रिवेंज ट्रेजेडी ट्रेजेडी की एक ऐसी प्रकार है जो इंग्लैंड में 1590 और 1630 के बीच में काफी पॉपुलर होती है। और रिवेंज ट्रेजेडी को लिखा तब बहुत ज्यादा जाने लगता है जब टॉमस कीट का सेंसेशनल प्ले स्पेनिश ट्रेजेडी को सफलता मिलती है। और टॉमस कीट की स्पेनिश ट्रेजेडी कब आती है? 1589 में। और इसी के बाद जो है रिवेंज ट्रेजेडी लिखने का वो यानी फैशन चल पड़ता है। और रिवेंज ट्रेजेडी में क्या होता है? ध्यान रखना, रिवेंज ट्रेजेडी का जो एक्शन होता है, इसमें जो लीडिंग कैरेक्टर होता है यानी जो प्रोटैगनिस्ट होता है, वो क्या करता है? वो किसी अपने लव्ड वन के मर्डर का पूरे प्ले में बदला लेता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है, रोमन ड्रामेटिस्ट सेनेका, इनको जो है रिवेंज ट्रेजेडी का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या फिर इनको रिवेंज ट्रेजेडी का रोल मॉडल माना जाता है। इसके अलावा रिवेंज ट्रेजेडी के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आपको याद रखना है। विलियम शेक्सपियर का हैमलेट और क्रिस्टोफर मार्लो का जियो ऑफ माल्टा, ये दोनों की दोनों रिवेंज ट्रेजेडीज हैं और इसको एलिजाबेथन एज में लिखा गया है। और जॉन बेबिस्टर का द डचेस ऑफ माल्फी, ये भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है
जिसको जैकोबियन एज में लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हीरोइक ट्रेजेडी। देखो हीरोइक ट्रेजेडी को रेस्टोरेशन ट्रेजेडी कहते हैं। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके पहले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कॉमेडी ऑफ मैनर को, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्टोरेशन कॉमेडी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है हीरोइक ट्रेजेडी को हम क्या कहते हैं, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी कहते हैं। देखो हीरोइक ट्रेजेडी क्या होता है, हीरोइक ट्रेजेडी एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जो 1660 में जब इंग्लैंड में रेस्टोरेशन होता है, यानी चार्ल्स सेकंड जब फिर से राजा बनते हैं, तब से जो है हीरोइक ट्रेजेडी को लिखने का वोग या फैशन स्टार्ट होता है। हीरोइक ट्रेजेडी पर किसका ज्यादा प्रभाव था, तो ध्यान रखना हीरोइक ट्रेजेडीज में फ्रेंच क्लासिकल लिटरेचर या फिर फ्रेंच ड्रामेटिक यूनिटीज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। उसका कारण ये था, देखो हम सबको पता है 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एक्सक्यूट किया जाता है और उसी समय जो है चार्ल्स सेकंड कहाँ भाग जाता है, फ्रांस में भाग जाता है और 1660 में वो फिर वापस आता है। यानी लगभग 10 से 11 इयर्स वो कहाँ रहता है, वो फ्रांस में रहता है और फ्रेंच लिटरेचर से चार्ल्स सेकंड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और जब वो वापस 1660 में इंग्लैंड का किंग बनता है, तो इंग्लैंड में भी उसने जो है फ्रेंच लिटरेचर को काफी प्रमोट करता है। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना हीरोइक ट्रेजेडीज पर बहुत ज्यादा किसका इन्फ्लुएंस रहता है, फ्रेंच क्लासिकल ट्रेजेडीज या फिर फ्रेंच ड्रामेटिक यूनिटीज का। हीरोइक ट्रेजेडी का एम क्या होता था, तो ध्यान रखना हीरोइक ट्रेजेडी का एम एपिक की तरह जो है इसको शानदार बनाना, उत्कृष्ट बनाना होता था। और इसीलिए जो हीरोइक ट्रेजेडीज में बम्बास्ट, बम्बास्ट का मतलब जो होता है हाई साउंडिंग लैंग्वेज जिसका कोई मीनिंग नहीं होता था, वो सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता था। तो ध्यान रखना बम्बास्ट का यूज किया जाता था, एक्सोटिक सेटिंग यानी यूनिक सेटिंग का यूज किया जाता था, लैविक सीनरी का यूज किया जाता था। हीरोइक ट्रेजेडी में क्या होता था, जो नोबल हीरो होता था वो लव और पेट्रियोटिक ड्यूटी की कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता था। ये थीम होती थी हीरोइक ट्रेजेडी की। और हीरोइक ट्रेजेडी को हीरोइक कपलेट में लिखा जाता था और ब्लैंक वर्स में लिखा जाता है। हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स में क्या अंतर है वो आप समझ लीजिए। देखो हीरोइक कपलेट जो होगा वो उस आइम्बिक पेंटामीटर में तो होगा और ये जो है 2 लाइन की स्टेंजा फॉर्म होगी और दोनों लाइन की राइमिंग सेम होगी, ठीक है। ब्लैंक वर्स क्या होगा, ब्लैंक वर्स भी आइम्बिक पेंटामीटर की लाइन होगी लेकिन ये अनराइम्ड होगा और इसका स्टेंजा फॉर्म भी फिक्स्ड नहीं होगा। ध्यान रखना हीरोइक कपलेट क्या होगा, ये भी आइम्बिक पेंटामीटर में होगी, ब्लैंक वर्स भी आइम्बिक पेंटामीटर में होगी, लेकिन हीरोइक कपलेट में क्या होगी, 2 लाइन की स्टेंजास होगी और दोनों लाइन की जो है राइमिंग सेम होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। हीरोइक ट्रेजेडीज के कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा और औरंगजेब, ये 2 ऐसे वर्क्स हैं जो हीरोइक कपलेट में लिखे गए हैं। और ऑल फॉर लव जो कि हमें एलटीजेएससी में भी पढ़ना है, जिसका सब टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ध्यान रखना ये तीनों की तीनों वर्क जो है हीरोइक ट्रेजेडीज हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉमेडी। देखो कॉमेडी एक ऐसी प्ले होती है जिसको लिखा जाता है ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए या फिर अम्यूज करने के लिए, ठीक है। कॉमेडी में क्या होता है, इसकी जो एंडिंग होती है वो लीडिंग कैरेक्टर के लिए अक्सर क्या होती है, हैप्पी होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉमेडी में क्या होता है, कॉमेडी में जो है एवरीडे लाइफ को जो है बहुत ही क्लोज तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और वहीं ट्रेजेडी में क्या होता है, किसी डिजास्टर्स क्राइम को प्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कॉमेडी की बिगनिंग कहाँ से होती है। तो ध्यान रखना जो सबसे पहले जो कॉमेडी आती है यानी क्लासिकल कॉमेडी जिसको हम ओल्ड कॉमेडी कहते हैं, इसकी शुरुआत एरिस्टोफेन्स जो कि ग्रीक पोएट है 5th सेंचुरी में करते हैं। तो ध्यान रखना क्लासिकल कॉमेडी जिसको ओल्ड कॉमेडी कहते हैं, इसकी बिगिनिंग जो है 5th बीसी में ग्रीक पोएट एरिस्टोफेन्स के द्वारा की जाती है। फिर इसको मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, ये भी जो है ग्रीक पोएट मिनेंडर है 4th बीसी में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू कॉमेडी कहते हैं। फिर इसको और ज्यादा डेवलप करने का क्रेडिट किसको जाता है, रोमन कॉमिक पोएट्स प्लॉटस और टेरेंस को, ठीक है। तो कॉमेडी को और ज्यादा डेवलप करने का क्रेडिट किसको जाता है, रोमन कॉमिक पोएट्स प्लॉटस और टेरेंस को जाता है। 3rd बीसी के ये पोएट होते हैं और इवेंचुअली लास्ट में ब्रिटिश पोएट विलियम शेक्सपियर ने भी कॉमेडी को मॉडिफाई करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो ये कॉमेडी की छोटी सी एक जर्नी है। इस जर्नी को आपको अच्छे से याद रखना है। ग्रीक में एरिस्टोफेन्स,
फिर उसके बाद जो है मिनेंडर, फिर उसके बाद जो है टेरेस और प्लॉटस, और बाद में जो है विलियम शेक्सपियर ने कॉमेडी को मॉडिफाई करने में अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को डेवलप किया था बेन जॉनसन ने, जो कि एक एलिजाबेथन प्लेराइट और विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को किसने कॉइन किया है, तो आंसर क्या होगा? बेन जॉनसन होगा। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ध्यान रखना, ये एंशिएंट साइकोलॉजिकल थियरी पर डिपेंड होता है, और ह्यूमर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? लिक्विड या फिर बॉडीली फ्लूइड। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि हम लोगों के शरीर में 4 तरह के फ्लूइड्स होते हैं या लिक्विड होते हैं। ब्लड होता है, फ्लेगम का मतलब होता है कफ या बलगम। इसके अलावा जो है येलो बाइल होता है, और चौथा जो लिक्विड होता है वो होता है ब्लैक बाइल। ठीक है, बाइल का मतलब होता है पित्त। और इनमें से कोई भी अगर लिक्विड इनबैलेंस हो जाए हमारी बॉडी में, तो एक शारीरिक रूप से विकार उत्पन्न हो जाता है, जो दूसरे व्यक्ति के लिए इंटरटेन का काम करता है। समझ में आ गया? अगर व्यक्ति में ब्लड बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए या इनबैलेंस हो जाए, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में फ्लेगम यानी कफ बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में येलो बाइल इनबैलेंस हो जाए, तो वो व्यक्ति इल टेम्पर्ड हो जाएगा, कॉलर यानी उसमें बहुत ज्यादा एंगर आ जाएगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में ब्लैक बाइल इनबैलेंस हो जाए, तो वो व्यक्ति मेलंकली हो जाएगा, यानी वो बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा। बेन जॉनसन ने अपने सारे कॉमेडीज में इसी तरह के ह्यूमर्स का यूज किया हुआ है। इनके बहुत सारे कॉमेडीज हैं। कुछ कॉमेडीज आपको याद रखना है, जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, और एल्केमिस्ट। ये जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स। देखो, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को रेस्टोरेशन कॉमेडी कहते हैं, ये अभी अभी हम लोगों ने बात किया है, और ये प्रश्न पूछा भी गया है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ध्यान रखना, जिसको हम एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? रेस्टोरेशन पीरियड में ये रियलिस्टिक और सटारिकल कॉमेडी की एक जोनरा होती है। कौन? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर रेस्टोरेशन पीरियड में रियलिस्टिक और सटारिकल कॉमेडी की एक जोनरा होती है, और इसको हम एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉमेडी होती थी, ये किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखती थी। समाज में जो चीज जैसी होती थी, उसको रियलिस्टिक तरीके से, सटारिकल तरीके से उसको रिप्रेजेंट करती थी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता था? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ध्यान रखना, ये एक बिटर सटायर होती थी। किस पर? अफेक्टेड सोशल मैनर्स पर, मॉरल लैप्सेस पे, इंट्रिग यानी जो कॉन्स्पिरेसी या जो षड्यंत्र होता था उस पर ये एक बिटर सटायर होता था। लाइसेंसियस प्रेवलेंट इन द कोर्ट, कोर्ट में जो अनैतिकता फैल गई थी, दुराचार या व्यभिचार फैल गया था, उस पर भी ये सटायर थी। फैशनेबल पीपल और कुलीन वर्क पर भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स में सटायर किया जाता था। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना, वाइचर्ले का द कंट्री हाउस, विलियम कॉन्ग्री का द वे ऑफ द वर्ल्ड, और जॉर्ज इथर्स का सी वुड इफ सी कुड। ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसके? कॉमेडी ऑफ मैनर्स की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी, देखो, एक ऐसी कॉमेडी होती है जो 18th सेंचुरी में रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास ऑडियंस के बीच में काफी पॉपुलर होती है। सेंटिमेंटल कॉमेडी का जो थीम होता है वो करती है, वो वर्च्यू, पाइटी और सिंप्लिसिटी पर। अच्छा, सेंटिमेंटल कॉमेडीज के जो प्लॉट्स होते हैं उसमें ध्यान रखना, इनक्रेडिबली गुड मिडिल क्लास, इनक्रेडिबली मतलब एक्सट्रीमली गुड मिडिल क्लास कपल्स की इसमें स्टोरी दिखाई जाएगी। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, सेंटिमेंटल कॉमेडीज में ह्यूमर के स्थान पर पैथोस पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा, यानी ऑडियंस को हंसी दिलाने के बजाय उनके मन के अंदर करुणा का भाव सेंटिमेंटल कॉमेडीज के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। और सेंटिमेंटल कॉमेडी को सबसे पहले किसने लिखना स्टार्ट किया था? याद रखना, रिचार्ड स्टिल ने किया था। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे द फ्यूनरल और कॉन्शियस लवर्स। ये जो है सेंटिमेंटल कॉमेडीज हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रोमांटिक कॉमेडी।
रोमांटिक कॉमेडी ध्यान रखना एक ऐसी कॉमेडी होती है जिसमें लवर्स की मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर फॉलीज को यानी मूर्खता को उसमें दिखाया जाता है। और रोमांटिक कॉमेडी की जो एंडिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। और रोमांटिक कॉमेडी में सीरियस सटायर को कोई जगह नहीं दिया जाता है। रोमांटिक कॉमेडी को सिर्फ और सिर्फ लिखा जाता है पीपल को, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, अम्यूज करने के लिए। ठीक है। रोमांटिक कॉमेडी को डेवलप किया गया था एलिजाबेथन प्लेराइट के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रोमांटिक कॉमेडी के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे टॉमस लॉज का रोजालिंड और विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, मिड समर नाइट ड्रीम और ट्वेल्थ नाइट। एज यू लाइक इट कब आती है, ध्यान रखना 1599 में आती है। मिड समर नाइट ड्रीम कब आती है, ये आती है 1595 में आती है। और ट्वेल्थ नाइट कब आती है, ध्यान रखना ये आती है 1600 में। विलियम शेक्सपियर की 37 प्लेज कैटेगरी वाइज वो भी ऑथेंटिक डेट के साथ मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। सारे के सारे विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा के साथ आपको याद रखना है वर्स प्ले, जिसको हम पोएटिक प्ले भी कहते हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है लिरिकल ड्रामा या लिरिकल प्ले। ठीक है। ये जो तीनों प्लेस हैं, इन तीनों प्ले को जो है वर्स में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो तीनों प्लेस हैं, इनका पर्पस होता है प्राइवेट में पढ़ने के लिए ये लिखा जाता है, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ गया। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है, ये एक लिटरेरी कंपोजिशन होता है और इसको प्ले के फॉर्म में लिखा जाता है। और क्लोजेट ड्रामा को लिखने का जो पर्पस होता है, इसको प्राइवेट में यानी अकेले में पढ़ने के लिए लिखा जाता है, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। और क्लोजेट ड्रामा की तरह सिनेकन ट्रेजेडी को भी ध्यान रखना लिखा जाता है प्राइवेट में रेसिटेशन करने के लिए। क्लोजेट ड्रामा के कुछ एग्जांपल्स हैं जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मिल्टन का सैमसन एग्निस्ट, लॉर्ड बैरन का मैनफ्रेड, पीवी शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड। इसके अलावा जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का इम्पेटोक्लेस ऑन एटना और टॉमस हार्डी का जो है डायनास्ट, ये सब के सब जो है क्लोजेट ड्रामा के एग्जाम्पल हैं। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोएटिक ड्रामा या वर्स ड्रामा। पोएटिक ड्रामा को ही हम क्या कहते हैं, वर्स ड्रामा। पोएटिक ड्रामा क्या होती है, ये जो है प्ले की वो कैटेगरी होती है जिसमें सारा का सारा प्ले किसमें लिखा जाता है, वर्स में लिखा जाता है। पोएटिक ड्रामा प्ले की वो कैटेगरी होती है जिसमें सारा प्ले किसमें लिखा जाता है, वर्स में लिखा जाता है। पोएटिक ड्रामास में क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें वो सारे ट्रेजेडीज और सीरियस प्लेस शामिल होते हैं जिसको 19th सेंचुरी की बिल्कुल अर्ली से लिखा जाता है। तो याद रखना अर्ली 19th सेंचुरी से पोएटिक ड्रामास को लिखा जाता है। ठीक है। और आपको याद आ रहा होगा टीएस इलियट के बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो पोएटिक ड्रामास हैं, जैसे मर्डर इन कैथेड्रल, द कॉकटेल पार्टी, द फैमिली रीयूनियन, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क और एल्डर स्टेटमेंट। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है रिचार्ड सेकंड। ठीक है, द ट्रेजेडी ऑफ रिचार्ड सेकंड। ये भी जो है एक ऐसा प्ले है जिसको वर्स में लिखा गया है। पूरा का पूरा प्ले ये वर्स में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। पोएटिक प्ले को किसमें लिखा जाता है, ध्यान रखना, पोएटिक प्ले को लिखा जाता है ब्लैंक वर्स में। और वहीं रेस्टोरेशन एज में जो प्लेस लिखे जाते हैं उसको किसमें लिखा जाता है, हीरोइक कपलेट में। अब ब्लैंक वर्स और हीरोइक कपलेट में क्या अंतर है, ये मैं आपको अच्छे से इसके पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिरिकल ड्रामा। लिरिकल ड्रामा क्या होता है, लिरिकल ड्रामा एंशियंट ग्रीक प्लेस का एक फॉर्म होता है। ठीक है, कैटेगरी होती है जिसमें एस्केलस के द्वारा जो ट्रेजेडीज लिखी गई हैं वो सब क्या है, लिरिकल ड्रामास है। एस्केलस आपको याद आ रहा है, ग्रीक प्लेराइट एस्केलस, इनके द्वारा जो भी ट्रेजेडीज लिखी गई हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, लिरिकल ड्रामास में आती हैं। और लिरिकल ड्रामा में किस बात पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा, लिरिकल ड्रामा में आपको एक्शन मिलेगा, डायलॉग मिलेगा, म्यूजिक मिलेगा और उसमें कॉरल सॉन्ग्स रहते हैं। शैली का प्रोमेथियस एंड बाउंड, ये जो है लिरिकल ड्रामा का बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मास्क। मास्क क्या होता है, ये एक स्पेक्टेकुलर काइंड ऑफ इंडोर परफॉर्मेंस होता है। ध्यान से सुनना, मास्क क्या होता है, एक शानदार एक इंडोर परफॉर्मेंस होती है जिसमें पोएटिक ड्रामा, म्यूजिक, डांस, सॉन्ग, लैविश कॉस्ट्यूम और कॉस्टली स्टेज इफेक्ट्स का यूज किया जाता है। मास्क को जो है 16 और 17 सेंचुरी में
यूरोपियन रॉयल्टी के द्वारा फेवर किया जाता है, यानी इसको पसंद और प्रमोट किया जाता है। मास्क में क्या होता है, मास्क के लास्ट में जितने सारे प्लेयर्स होते हैं, जितने सारे कैरेक्टर्स पार्टिसिपेट किए रहते हैं, वो सभी अपने मास्क को डॉफ्ट कर देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं और ऑडियंस के साथ मिलकर के डांस करते हैं। मास्क के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है द टेम्पेस्ट, उसमें भी जो है एक छोटा सा मास्क सीन यूज किया गया है, और ये मास्क किसके द्वारा प्ले करवाया जाता है, प्रोस्पेरो के द्वारा। और ये जो मास्क होता है, फर्टिनेट और मेरेंडा के एंगेजमेंट के समय इसको परफॉर्म कराया जाता है। और मिल्टन का कॉमस, ये तो जो है आपको याद रखना है, ये जो है कब लिखा जाता है, 1634 में। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेलोड्रामा। मेलोड्रामा कोई स्टोरी प्ले फिल्म होगी जिसमें बहुत सारे एक्साइटिंग थिंग्स का यूज होगा, और ये सारी चीजें क्या करेंगी, लोगों के इमोशंस को रियल लाइफ के इमोशन से ज्यादा अपील करेंगी। ठीक है, मेलोड्रामा कुछ इस तरह की प्ले होगी जिसमें चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा। मेलोड्रामा में क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें म्यूजिक, सॉन्ग या फिर इसमें एक्शन का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, कि वो लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ खींच सके। मेलोड्रामा एक ऐसी सेंसेशनल ड्रामा थी जो 19th सेंचुरी में फ्लरिश होती है, और वो आज भी मॉडर्न एज में भी सिनेमा और टेलीविजन में क्या करती है, सरवाइव करती है। आपको अच्छे से पता होगा, आजकल के जो टेलीविजन में सीरियल्स आते हैं, आप देखो लास्ट में कुछ ऐसे सीन्स उसमें दिखाया जाता है जो आपके अटेंशन को खींचता है, आपको जो है एक्साइट कर देता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। चीजें बड़ी नॉर्मल होती हैं, लेकिन लास्ट जब सीन आता है किसी भी एपिसोड का, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि जो है ऑडियंस का अटेंशन उस पे जाए और नेक्स्ट एपिसोड को वो देखें उसमें क्या होता है। मेलोड्रामा का एग्जांपल है डगलस जेरॉल्ड का ब्लैक आइड सुसान, जो 1829 में आता है। सिर्फ एक बार आपको नेम सुन लेना है। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे ऐड करनी है कि इंग्लैंड की फर्स्ट कॉमेडी कौन होती है, या इंग्लैंड में सबसे पहले ट्रेजेडी कौन सी लिखी जाती है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो, इंग्लैंड में सबसे पहले क्लासिकल स्टाइल में जो कॉमेडी लिखी जाती है वो होती है जॉन स्टील की ग्रामर कार्टून्स निडल। ध्यान रखना, ग्रामर कार्टून्स निडल ये क्लासिकल स्टाइल यानी क्लासिकल मॉडल पर लिखी गई कॉमेडी होती है। बात समझ में आ गया। और इंग्लिश कॉमेडी, ठीक है, इंग्लैंड की पहली इंग्लिश कॉमेडी कौन सी होती है, तो याद रखना है निकोलस वुडॉल्स का रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ठीक है, इसको 1552 में लिखा जाता है और 1567 में पब्लिश किया जाता है। ध्यान रखना, क्लासिकल स्टाइल में जो कॉमेडी लिखी जाती है वो होती है ग्रामर कार्टून्स निडल, और फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन होती है, तो निकोलस वुडॉल्स का रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर होता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इंग्लैंड की फर्स्ट फुल लेंथ की ट्रेजेडी कौन सी होती है, तो ध्यान रखना कॉर्बॉडक। कॉर्बॉडक का दूसरा नाम है फेरेक्स एंड पॉरेक्स। कॉर्बॉडक को लिखने वाले राइटर्स हैं शैकविल एंड नॉर्टन। ध्यान रखना, शैकविल और नॉर्टन के द्वारा कॉर्बॉडक लिखा गया है, और ये इंग्लैंड की फुल लेंथ ट्रेजेडी है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है बियोल्फ, ये पहली ओल्ड इंग्लिश एपिक होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंग्लैंड की एपिक कौन होती है, बियोल्फ होती है। और होमर का ओडिसी और इलियड ये तो ग्रीक एपिक है। देखो, सारी टर्म्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इसमें से बहुत सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉवेल और उसकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉवेल से रिलेटेड किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।